नमस्कार सभी दोस्तों का। मैं राकेश जंगीड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं सारे आप कुशल मंगल होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे हैं। और साथियों, जिस प्रकार से महामारी का विकराल रूप छाया हुआ है उसको देखते हुए चारों ओर से जो निराशमय वातावरण है, चाहे समाचार पत्र देखें, सोशल मीडिया देखें और चहुं ओर देखते हैं कि जो सूचनाएं मिलती है, देखने को मिलती है, उसको देख करके मन करता नहीं है क्लासें बनाने का। धीरे धीरे हम इस प्रकार की खुद को मैं मोटिव करने का प्रयास करता हूँ किसी न किसी प्रकार से इस आपदा से हम बच जाएं, सुरक्षित रह जाएं, उसके पश्चात ही अपनी क्लासें सुचारू रूप से चलेगी है। इसके अतिरिक्त है, आप सभी अपने घरों में रह कर के अच्छे तैयारी कीजिएगा, सरकार की गाइडलाइन का बखूबी से पालन कीजिएगा, मास्क का प्रयोग कीजिएगा, डिस्टेंस रखिएगा और बाहर तो कतई नहीं जाइएगा है, क्योंकि इस बीमारी के अंतर्गत है जितना आप खुद को बचा सकते हो उतना साथियों आप बचाइएगा। और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके आप वैक्सीनेशन की कार्रवाई भी पूरी करवा लीजिएगा, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बहुत हद तक साथियों टल जाएगा है। और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, एग्ज़ाम तो होते रहेंगे, आगे इनकी भर्तियाँ होगी, लेकिन आप एक बार घर पे रहिए, अच्छी तैयारी कीजिएगा। एग्ज़ाम होगा उस दिन हो जाएगा, लेकिन अपनी ओर से आप अच्छी बखूबी से तैयारी को अंजाम देते रहिएगा। और आज का आपने टाइटल जो देख लिया होगा कि बीकानेर की राती घाटी की जो स्थापना है उसको लेकर के मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, ताकि आज आखा तीज है, अक्षय तृतीया है और आज के दिन है बीकानेर की स्थापना है, तो करके आपको बीकानेर के जो तथ्य हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हैं, चाहे कल्चर के हैं, चाहे जियोग्राफी के हैं, चाहे इकोनॉमिक्स के हैं, चाहे वो करंट के हैं, वो आपको इस जिला दर्शन के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे साथियों। तो इस महामारी के अंतर्गत है हम मोटिव करते दो बातें कहना चाहूँगा कि हम चले और तुम चलो, हम चले और तुम चलो, चल पड़े हैं कारवां, इस बीमारी की तो बात ही क्या, जीत लेंगे हर आपदा। हाँ साथियों, इस महामारी के अंतर्गत है सारे आप मोटिव रहिएगा और जितना हो सके खुद को सेव कीजिएगा और बाहर जाने से खुद को रोकिएगा। और जिस प्रकार जिस तरह से ये चेन टूटेगी तभी हम इस संक्रमण की दौर से बाहर निकलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक को, उस टॉपिक को लेकर के, उस जिले को लेकर के जिसके बारे में कहा जाता है नीम चढ़ाई बीकाजी, गोरे धोरारे बीच, करणी सवायो बीकानेर, बैसाख सुदीरी तीज। हाँ साथियों, माता करणी की कृपा से, राव बीका जी के प्रयासों से बीकानेर की जो स्थापना है वो अक्षय तृतीया को हुई थी। उसी को लेकर के अपने टॉपिक साथियों करने जा रहे हैं। तो लीजिए हम शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत है सबसे फर्स्ट आप देखिएगा बीकानेर के अंतर्गत साथियों। तो बीकानेर के अंतर्गत हम देखेंगे दोस्तों, तो ये देखिए बीकानेर की जो स्थापना है, बीकानेर की जो स्थापना है वो किसने की थी? राव बीका ने। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। कब? 1465 में की थी दोस्तों। 1465 में राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। लेकिन राव बीका कहाँ से आए थे दोस्तों? राव बीका थे, इनका टाइम पीरियड, इनका कार्यकाल दोस्तों वो था 1465 से लेकर के 1504 तक इनका कार्यकाल था। और ये जोधपुर के राव जोधा के पांचवें पुत्र थे, जोधा के पांचवें पुत्र थे। और बीकानेर इस जंगल प्रदेश में आकर के इन्होंने बीकानेर की जो स्थापना साथियों जो करवाई थी वो 1465 में करवाई थी। और अपनी बीकानेर की इन्होंने जो पहली राजधानी बनाई थी वो बनाई थी कोडम देसर को। तो कोडम देसर को इसने अपनी पहली राजधानी बनाई थी। और कोडम देसर में यहाँ पे भैरू जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो वापस पढ़ेंगे, राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कब की? 1465 में की थी। पहली राजधानी किसे बनाई? कोडम देसर को बनाई थी। और कोडम देसर में बनाया था भैरू जी का मंदिर है साथियों। भैरू जी का मंदिर कोडम देसर बीकानेर में भी है। इसके अलावा काला गोरा जो भैरव मंदिर है वो बाड़मेर के अंतर्गत है, जिनको हाथ का हुजूर या फिर जागती जोत भी कहा जाता है। तो काला भैरव मंदिर है जिनको हाथ का हुजूर या फिर जागती जोत कहा जाता है, बाड़मेर के अंतर्गत है। वहाँ पे जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी और भैरू जी की प्रतिमा भी आ जाती है। और कोडम देसर के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे भेड़ की एक नस्ल है दोस्तों जिसका नाम है चोखला।
चोखला जो भेड़ की नस्ल है, जिसको क्या बोल देते हैं, भारत की मेरिनो कहा जाता है, भारत की मेरिनो कहते हैं। इसका प्रजनन जो केंद्र है वो भी कहाँ पे है, कोडम देसर बीकानेर के अंतर्गत आ जाता है। आगे देखते हैं, बीकानेर जो शहर है, बीकानेर जो जिला है, बीकानेर जो शहर है, इसकी स्थापना सुनिए दोस्तों। तो बीकानेर नगर की स्थापना, बीकानेर नगर की स्थापना माता करणी के आशीर्वाद से, माता करणी के आशीर्वाद से कब हुई थी, आखा तीज के दिन 12 अप्रैल 1488 को हुई थी। वापिस सुनोगे, बीकानेर राज्य की स्थापना 1465 में, बीकानेर नगर की स्थापना कब हुई थी, 1488 में हुई थी। और कब हुई थी, आखा तीज के दिन हुई थी। और इसी आखा तीज को लेकर के आज मैं आपको बीकानेर का जिला दर्शन साथ करवा रहा हूं। आगे देखेंगे, बीकानेर है, इस बीकानेर जिले का जो उपनाम है, बीकानेर जिले का जो उपनाम है वो है, इसे क्या बोलते हैं, इसे ऊन का घर कहा जाता है। तो बीकानेर जिले को दोस्तों क्या बोलते हैं, ऊन का घर भी कहा जाता है। और हम बात करते हैं, बीकानेर के राज चिन्ह के अंतर्गत एक शब्द आता है, एक निशान आता है, जिसको क्या बोलते हैं, माटो। माटो क्या दोस्तों, माटो है खेजड़ी का वृक्ष है। तो बीकानेर के जो राजा थे, राजवंश थे, इनके राज चिन्ह में एक माटो चित्र बनाया गया है। इस चित्र में किसको चित्रित किया गया है, खेजड़ी को चित्रित किया गया है। बीकानेर का उपनाम क्या है, ऊन का घर, इसे ऊन का घर भी दोस्तों कहा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं, बीकानेर का शुभंकर क्या है दोस्तों, बीकानेर का शुभंकर है भट्ट तितर। तो बीकानेर का जो शुभंकर है वो भट्ट तितर है, और इसे रेत का तितर भी कहा जाता है। एक आता है काला तितर, तो काला जो तितर है दोस्तों वो झुंझुनू का शुभंकर है, झुंझुनू का शुभंकर है। आप राजस्थान के जितने भी शुभंकर हैं उनकी आप मेरे इसी YouTube चैनल पे एक प्ले लिस्ट में वीडियो डाला गया है, राजस्थान के शुभंकर, उसके माध्यम से सारे शुभंकर आप अच्छे से पढ़ सकते हो और याद भी कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। तो भट्ट तितर बीकानेर का शुभंकर है। बीकानेर को दोस्तों ऊन का घर भी कहा जाता है। स्थापना बीकानेर शहर की हुई थी 12 अप्रैल 1488 को, जिसको ऊन का घर कह देते हैं। जबकि बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका ने 1465 में की थी और कोडम देसर को अपनी राजधानी दोस्तों बनाई थी है। आगे देखते हैं, इसके पश्चात है, आगे देखिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसके अंतर्गत है, तो इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे बीकानेर का दोस्तों आरजे, ये अराज नहीं, ये आरजे हैं दोस्तों। तो बीकानेर का जो परिवहन कोड है वो कौन सा है, आरजे 7 है। तो बीकानेर का दोस्तों परिवहन जो कोड है वो आरजे 7 है। आरजे 7 दोस्तों बीकानेर का परिवहन कोड आ जाता है, पहली विशेषता ये है। दूसरी बात हम बात करेंगे, राजस्थान को सबसे पहले 7 भागों में किसने बांटा था, तो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा था। इसके अतिरिक्त राजस्थान की एक सभ्यता है जिसका नाम क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता से कुल कितने अग्नि कुंड मिले थे, तो वो कितने मिले थे दोस्तों, 7 अग्निकुंड मिले थे। तो 7 अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से है। राजस्थान का सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है वो पाली जिला करता है, लेकिन राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है वो कौन सा, नागौर। कितने जिलों को स्पर्श करता है दोस्तों, 7 जिलों को स्पर्श करता है। कालीबंगा सभ्यता से कितने अग्निकुंड मिले थे, 7 अग्निकुंड मिले थे। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को सबसे पहले कितने भागों में बांटा था, 7 भागों में बांटा था। और आरजे जो 7 है दोस्तों वो बीकानेर का आ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों बीकानेर के प्रमुख राजाओं की विशेषता पढ़ते हैं। प्रमुख राजाओं की अपने विशेषता पढ़ेंगे, तो सुनिए राजाओं की विशेषता को लेकर के है। देखिए इसमें दे रखा है दोस्तों, पहले लूणकरण है, लूणकरण का नाम दे रखा है लूणकरण। तो बिट्ठू सूजा ने इन्हें कलयुग का करण कहा है दोस्तों। बिट्ठू सूजा जो यहाँ के साहित्यकार आ जाते हैं, बिट्ठू सूजा ने इनको कलयुग का करण कहा है। और हम बात करते हैं किसके दरबार में थे ये, तो राव जेतसी के बात करते हैं। और इन्होंने ग्रंथ लिखा था, राव जेत सिरो छंद लिखा था। तो बिट्ठू सूजा ने राव जेत सिरो छंद लिखा था। बिट्ठू सूजा के बारे में जो विशेषताएं हैं, जो ग्रंथ है, उनकी हम अगले
अगले में इसी जिला दर्शन के अंतर्गत साहित्य का टॉपिक हमने चर्चा करेंगे कि इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था। लेकिन बिट्टू सुज्जा ने लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। एक यहाँ का राजा आ जाता है राय सिंह दोस्तों, राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुतानी का करण कहा है। तो एक नाम आएगा राजपुतानी का करण दोस्तों, राजपुतानी का करण। एक है कलयुग का करण। देखो राजपुतानी का राज कौन सा, राय सिंह, तो राजपुतानी का करण कौन सा दोस्तों, राय सिंह आ जाता है। तो कल युग लूणकरण, कल युग, कल लय आ रहा है, कल लूणकरण है, तो कल युग का करण लूणकरण को कहते हैं, राय सिंह को बोलते हैं राजपुतानी का दोस्तों करण भी कहा जाता है। और इसके पश्चात अपने आगे देखते हैं और इसकी क्या क्या खूबियां आ जाती है, तो वो सुनिए दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं बीकानेर को लेकर के, यहाँ के अन्य जो राजा हैं उनकी खूबियां सुनिएगा। अब बात करते हैं सूरत सिंह, ये दोस्तों सूरत सिंह है। तो सूरत सिंह राजा का नाम आता है। इन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दोस्तों सहायक संधि की थी। तो बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी दोस्तों, वो कौन सा है, सूरत सिंह है। सूरत सिंह ने बात पढ़ेंगे सूरतगढ़ शहर भी बसाया था। सूरत सिंह ने ही बात करते हैं बीकानेर के, सूरत सिंह ने ही जाप्ता भाटी को हरा करके बटनेर पे आक्रमण किया था और बटनेर को जीता था। और हनुमानगढ़ जो को स्थापना की थी वो सूरत सिंह ने की थी है। और बात करते हैं चूरू के ऊपर भी सूरत सिंह ने आक्रमण किया था, लेकिन चूरू के ऊपर जब आक्रमण किया था तो सूरत सिंह की सेना के ऊपर है चांदी के गोले भी दागे गए थे। सूरत सिंह ने ही सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दोस्तों सहायक संधि की थी। तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी, वो कब की थी, 21 मार्च है। तो इन्होंने संधि की थी दोस्तों वो 21 मार्च को की थी, 21 मार्च 1818 को, 21 मार्च 1818 को इसने सहायक संधि की थी है। अगला जो राजा आ जाता है दोस्तों, उस राजा का नाम पढ़ेंगे तो उसका नाम है जोरावर सिंह है। इसने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। मराठों को खदेड़ने के लिए हमारे सारे राजपूत राजा एक हुए थे और उन्होंने मिलकर के एक सम्मेलन आयोजित किया था 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुरडा गांव में आयोजित किया था। इस हुरडा सम्मेलन में बीकानेर की ओर से कौन से राजा ने भाग लिया था, तो जोरावर सिंह ने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था है। अब बात करते हैं 1857 का जो संग्राम हुआ था उनमें अंग्रेजों की मदद करने के लिए सेना राज्य से बाहर पंजाब, बडालू, हिसार लेके गए थे। वो कौन लेके गए थे, सरदार सिंह लेके गए थे दोस्तों। तो 1857 में अंग्रेजों की मदद करने अपनी सेना राज्य से बाहर लेके गए थे दोस्तों। तो वो कौन लेके गए थे, सरदार सिंह लेके गए थे हैं। आगे देखते हैं इसके पश्चात हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डूंगर सिंह का नाम पढ़ते हैं। डूंगर सिंह की क्या खूबी है, डूंगर सिंह बीकानेर के एक राजा का नाम है डूंगर सिंह। इनके समय बीकानेरी भुजिया बनने की शुरुआत हुई थी। तो बीकानेरी भुजिया जो कि भौगोलिक चिन्हीकरण में शामिल है, बीकानेरी भुजिया को भौगोलिक चिन्हीकरण की सूची में कब शामिल किया गया था, 2012 में शामिल किया गया था। बीकानेरी जो भुजिए बनते हैं वो किस से बनते हैं, मोठ की दाल से बनाए जाते हैं। और बीकानेरी भुजिए की शुरुआत किसके टाइम हुई थी, डूंगर सिंह के टाइम दोस्तों हुई थी है। अगली जो खूबी है वो दोस्तों आप सुनोगे महाराजा गंगा सिंह को लेकर के है। महाराजा गंगा सिंह जिन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, जो कि गंग नहर को लेकर के आए थे। और गंगा सिंह ये एकमात्र ऐसे शासक है जिसने लंदन के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो लंदन में जो 3 गोलमेज सम्मेलन दोस्तों हुए थे, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, 1930, 1931, 1932 है। 1930, 1931, 1932 उसमें भाग लिया था। वो किसने लिया था दोस्तों, गंगा सिंह ने ही भाग लिया था। गंगनेर को कौन लेके आए थे, गंगा सिंह ही लेके आए थे। और एक बात और है, अंग्रेजों की मदद करने के लिए अपनी ऊंटों की एक सेना थी। उस ऊंटों की सेना का दोस्तों नाम क्या था, गंगा रिसाला था। तो उस ऊंटों की सेना का नाम था गंगा रिसाला।
और ये अंग्रेज़ों की हेल्प करने के लिए अपने ऊँट की सेना चीन लेकर के गए थे। है दोस्तों, आप पढ़ोगे बीकानेर हमेशा राज्य से बाहर जाने के लिए चर्चित रहा है। देखिए, आप पीछे आपने पढ़ा था, अंग्रेजों की मदद करने के लिए राज्य से बाहर सेना किसने भेजी थी? सरदार सिंह ने। दूसरी बात पढ़ेंगे, अंग्रेजों की मदद करने के लिए देश से बाहर ऊंटों की सेना कौन लेके गए थे? गंगा सिंह लेके गए थे। एक आप आगे पढ़ोगे कि बीकानेर जो प्रजामंडल बना था वो भी राज्य से बाहर यानी कि कोलकाता में बना था। तीनों बार इनकी स्थापना या इनका क्रम बाहर पढ़ा जाएगा है। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं कि रामदेवरा जो रामदेव जी का मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण किसने कराया? गंगा सिंह ने कराया था। तो गंगा सिंह ने, हम लिख रहा हूँ यहाँ पे, रामदेवरा का मंदिर का निर्माण कराया। गंगा सिंह ने गोगामेड़ी का आधुनिक रूप निर्माण करवाया। गंगा सिंह ने एक नृत्य को संरक्षण दिया था। नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य है। गंगा सिंह ने माता करणी के मंदिर में चांदी के किवाड़ भेंट किए थे। तो करणी माता के मंदिर में चांदी के किवाड़ गंगा सिंह ने भेंट किए। अग्नि नृत्य को संरक्षण गंगा सिंह ने दिया था। गोगा मेढ़ी को आधुनिक रूप गंगा सिंह ने दिया था। रामदेवरा का निर्माण भी किसने कराया दोस्तों? गंगा सिंह ने ही करवाया था। है तो ये गंगा सिंह की कुछ खूबियां दोस्तों आप पढ़ोगे हैं। राजवंश में इनके बारे में आप कभी डिटेल से पढ़ोगे। हम जिला दर्शन में इतनी बारीकी से बातें हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। सिर्फ राजवंश ही नहीं है, इसमें हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, जियो भी है, इकोनॉमिक्स भी है, प्लस करंट भी इसमें आ जाता है, तब करके हम अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो राजा है ना, उस राजा का जो नाम है वो शार्दुल सिंह है। शार्दुल सिंह है कि एकीकरण के विलय प्रपत्र पे सबसे पहले साइन और सबसे लास्ट में साइन, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि एकीकरण के विलय पत्र पे सबसे पहला साइन और सबसे लास्ट साइन है किस किस रियासत ने किया था। तो ये सुन लीजिए, साथ में कभी आपके याद रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए किस प्रकार से है। मैं बात करूं एकीकरण के विलय पत्र की बात है, एकीकरण के अंतर्गत है सबसे पहला साइन और सबसे लास्ट में साइन। ये अब ये सुनिए दोस्तों, देखिए एकीकरण के विलय प्रपत्र पे सबसे पहले सिग्नेचर किसने किए थे? बीकानेर ने किए थे। और एकीकरण के विलय प्रपत्र पे सबसे लास्ट में साइन किसने किए थे? धौलपुर के राजा ने किए थे। धौलपुर के राजा का नाम क्या था? उदयभान सिंह था। और बीकानेर के राजा का नाम क्या है? शार्दुल सिंह था। लेकिन अक्सर पूछते रहते हैं कब किए। देखो बीकानेर का आरजे क्रमांक कितना है? 7 है। तो बीकानेर ने कब किए थे? 7 अगस्त 1947 है। धौलपुर का सेम आएगा, अगस्त 1947 तो रहेगा। देखो सबसे पहला सबसे लास्ट यानी कि डबल, 7 का डबल कितना होता है दोस्तों? 7 का डबल कितना होता है? 14 होता है। तो धौलपुर ने कब किए थे? 14 अगस्त। धौलपुर ने 14 अगस्त 1947 को किए थे। बीकानेर ने किए 7 अगस्त 1947 को किए थे। सबसे पहले इन्होंने क्या है? एकीकरण के विलय प्रपत्र भी सिग्नेचर किए थे, बीकानेर के शार्दुल सिंह ने किए थे। अब ये तो कुछ बीकानेर के राजाओं की बड़ी बड़ी बातें दोस्तों। अब हम बात करते हैं बीकानेर के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो करणी माता का मंदिर है दोस्तों देशनोक बीकानेर में, वो सुनिए इस मंदिर की क्या खूबी है। करणी माता के मंदिर की आप बात पढ़ोगे तो करणी माता का दोस्तों जो मंदिर है, करणी माता का जो मंदिर है वो NH 89 के ऊपर स्थित है। करणी माता का जो मंदिर है ये NH 89 के ऊपर दोस्तों बना हुआ है, NH 89 के ऊपर है। अब बात करेंगे ये जो मंदिर है NH 89 के ऊपर बना हुआ है, लेकिन इस मंदिर की जो स्ट्रक्चर है, इस मंदिर की जो संरचना है वो किस प्रकार से है उसको लेकर के भी है। कई प्रकार से इसके प्रश्न दोस्तों आते रहते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले इस मंदिर को लेकर के मैं बताऊं कि राजस्थान का दोस्तों यह एकमात्र मंदिर है जिसके बारे में बात आती है मकबरे नुमा है। तो राजस्थान का मकबरी नुमा एकमात्र जो मंदिर है वो कौन सा है?
करणी माता का मंदिर है, यह एकमात्र मंदिर है जो कि मकबरे नुमा मंदिर है। माता का जो मंदिर NH 89 के ऊपर है। करणी माता का मंदिर दोस्तों 89 के ऊपर बना हुआ है। लेकिन मंदिर की थोड़ी सी संरचना थोड़ी सी मैं दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए करणी माता के मंदिर को लेकर, क्योंकि लोक देवी से अक्सर इसके प्रश्न आपसे दोस्तों पूछ सकते हैं। तो सुनिए, करणी माता के मंदिर की अपनी बात पढ़ें तो करणी माता जी का जो मंदिर है, प्रश्न आता रहता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी देवी है जिसका मंदिर मकबरे नुमा है। तो वो देवी कौन सी दोस्तों? करणी माता है। तो करणी माता का जो मंदिर है दोस्तों वो मकबरे नुमा है। तो राजस्थान की ऐसी देवी जिसका मंदिर मकबरे नुमा है वो देवी कौन सी है? करणी माता है। माता जी का जो मंदिर है वो कौन से NH के ऊपर है? 89 के ऊपर बना हुआ है। लेकिन बात खास क्या है दोस्तों? बात खास ये है कि माता के मंदिर को मंदिर नहीं कहते, करणी माता के मंदिर को क्या बोलते हैं? मठ कहते हैं। तो करणी माता का जो मंदिर है दोस्तों, इस मंदिर को क्या बोल देते हैं? मठ कहा जाता है। माता जी के मंदिर में एक आ जाता है पाट है, एक क्या है? सोने का पाट बना हुआ है दोस्तों। एक है माता जी के मंदिर में सोने का पाट बना हुआ है, सोने का पाट है। तो सोने का जो पाट है वो अलवर के बख्तावर सिंह ने भेंट किया था, अलवर के बख्तावर सिंह ने भेंट किया था। और माता जी का जो मंदिर है, माता जी के मंदिर के जो किवाड़ है दोस्तों, माता जी के मंदिर के जो किवाड़ है ना, ये किवाड़ चांदी के जो किवाड़ हैं वो किसने भेंट किए थे? वो महाराजा गंगा सिंह ने चांदी के किवाड़ भेंट किए थे हैं। और इसके बाद और पढ़ोगे दोस्तों, माता जी के मंदिर में दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जिनके क्रमशः नाम क्या है? सावन है और क्या है? भादो हैं। तो करणी माता के मंदिर में दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जिनका नाम क्या है? सावन और भादो आ जाता है दोस्तों। और ये जो मंदिर है दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण दो राजाओं के नाम पढ़ोगे। इस मंदिर के निर्माण के अंतर्गत है, एक तो नाम आएगा दोस्तों करण सिंह का नाम, और एक नाम आप क्या पढ़ोगे? सूरत सिंह का नाम पढ़ोगे। इस मंदिर का जो निर्माण दोस्तों कराया था वो करण सिंह ने करवाया था। लेकिन इस मंदिर को आपसे पूछा जाए जो आधुनिक रूप है, वो आधुनिक रूप किसने दिया था दोस्तों? तो बीकानेर की सूरत सिंह ने इस मंदिर को आधुनिक रूप दिया था। निर्माण किसने करवाया था? करण सिंह ने निर्माण कराया था। माता जी के मंदिर को क्या बोल देते हैं? मठ के देते हैं। और करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो क्या है? सफ़ेद चील है। तो करणी माता जी का जो प्रतीक चिन्ह दोस्तों वो क्या है? सफ़ेद चील इनका प्रतीक चिन्ह जाता है। माता करणी के आशीर्वाद से ही बीकानेर नगर की स्थापना आखा तीज के दिन 12 अप्रैल 1488 को हुई थी। और माता करणी के आशीर्वाद से ही माता करणी ने ही कौन से दुर्ग की नींव एक जिंदा व्यक्ति के ऊपर रखी थी दोस्तों? तो वो दुर्ग आ जाता है मेहरानगढ़ आ जाता है। तो ये थी इसको लेकर के खूबी है। अभी आपने पढ़ा करणी माता जी का मंदिर है दोस्तों। करणी माता जी के मंदिर के बाद आप यहाँ पढ़ोगे दोस्तों लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। तो इसी दुर्ग के अंतर्गत दोस्तों लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो लूणकरण ने करवाया था। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण बीकानेर में यहाँ के राजा लूणकरण ने करवाया था। भैरून जी का मंदिर आपको मैंने बता ही दिया है। कोडमदेसर बीकानेर में राव बीका ने भैरून जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था दोस्तों हैं। अब इसके पश्चात है आप पढ़ोगे यहाँ के भांडा साहब जैन मंदिर को लेकर के दोस्तों हैं कि भांडा साहब का जैन मंदिर आ जाता है दोस्तों। इसका प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि बीकानेर के अंतर्गत है भांडा साहब का जो जैन मंदिर है। भांडा साहब का जो जैन मंदिर है ये एक ऐसा मंदिर है जिसके अंतर्गत 5वें तीर्थंकर की प्रतिमा है। और 5वें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन से हैं? सुमतिनाथ है, सुमतिनाथ है।
कहते हैं कि यह जब मंदिर बनाया गया था तो इसकी नींव में बहुत सारा हजारों मण घी डाला गया था, इसीलिए इसको घी का मंदिर भी कहा जाता है। और एक बात और सुन लीजिए, एशिया की सबसे बड़ी जो घी मंडी है वो जोधपुर के अंतर्गत है। और वनस्पति घी का जो पहला कारखाना है 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित हुआ था, लेकिन विश्वकर्मा क्षेत्र जयपुर में एक वीर बालक घी की फैक्ट्री भी आ जाती है। और वनस्पति तेलों से जो घी बनाया जाता है दोस्तों, वनस्पति घी जो इसमें साइंस की भाषा में बनाया जाता है उसके अंतर्गत है उत्प्रेरक के रूप में है, निकल का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये थी कुछ विशेषता है घी को लेकर के है। अब बात करते हैं बांडा साहिब जो जैन मंदिर है, एक जैन मंदिर आ जाता है जो कि 5वें तीर्थंकर का है। नेक्स्ट है दोस्तों हेरंबर गणपति का मंदिर है। तो अगला जो मंदिर पढ़ते हैं दोस्तों वो है हेरंबर गणपति का मंदिर है। दोस्तों ये गणेश जी का एक ऐसा मंदिर है जिसमें गणेश जी को सिंह पर सवार दिखाया गया है। तो दोस्तों बात करेंगे ये जो मंदिर इसमें जो गणेश जी की मूर्ति है वो अनूप सिंह है दक्षिण अभियान से लेकर के आए थे। और इसमें भगवान गणेश जी है वो शेर के ऊपर सवार हैं। तो सिंह पे सवार गणेश जी कहाँ पे है? हेरंबर गणपति मंदिर के अंतर्गत आ जाते हैं। सिंह पे सवार गणेश जी कहाँ पे है? हेरंबर गणपति मंदिर के अंतर्गत आ जाते हैं। एक आ जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ गणेश जी की खूबियों को लेकर के हैं, जैसे सिंह पे सवार, जैसे बाजना गणेश, जैसे चुंगी गणेश, जैसे त्रिनेत्र गणेश, जैसे एकदंत गणेश, जैसे नृत्यरत गणेश, जैसे भोरा गणेश। या मैं बोल देता हूँ खाली। देखो दोस्तों नाचते गणेश की जो प्रतिमा है वो अलवर के अंतर्गत है। तो नृत्य गणेश कहाँ पे है? अलवर में है। एकदंत जो गणेश हैं दोस्तों वो कहाँ पे है? कोटा के अंतर्गत है। त्रिनेत्र जो गणेश हैं दोस्तों वो रणथंभ और सवाई माधोपुर में है। गणेश जी की एक ऐसी प्रतिमा है जिसमें गणेश जी की मूर्ति एक पहाड़ी का ही भाग है, एक पहाड़ में अपने आप बने हुए हैं। चुंगी तीर्थ है दोस्तों। चुंगी तीर्थ कहाँ पे है? जैसलमेर में है। एक घाटी है और वहाँ पे झरना बना हुआ है, गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। जैसे पानी गिरता है तो आवाज़ उत्पन्न होती है, तो बाजना गणेश इनका नाम रख दिया है। बाजना गणेश दोस्तों कहाँ पे है? सिरोही के अंतर्गत है। सिंह पे सवार गणेश जी कहाँ पे दोस्तों? बीकानेर के अंतर्गत है। भोरा गणेश कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उदयपुर में कौन सा गणेश की प्रतिमा है दोस्तों? तो वो है भोरा गणेश की प्रतिमा आ जाती है। अब इसके पश्चात है ये हेरंबर गणपति के बाद अगला जो अन्य मंदिर है वो सुनिएगा। अगला अन्य मंदिर और कौन सा है यहाँ का? देखिए दोस्तों मुकाम पीठ है गुरु जाम्बो जी की, जहाँ पे समाधि दी गई थी दोस्तों। गुरु जम्बेश्वर की जो समाधि दी गई दोस्तों वो कहाँ पे दी गई थी? मुकाम के अंतर्गत दी गई थी है। लेकिन गुरु जाम्बो जी ने जो उपदेश दिए थे वो लालासर साथरी में दिए थे। इन्होंने जो देह त्यागी थी, शरीर त्यागा था, वो हम बात करेंगे। एक शब्द आ जाता है इसमें, एक बीकानेर के अंतर्गत बिश्नोई धर्म की 3 पीठ आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बच्चों को कंफ्यूज करती रहती है। तो एक तो है जांगलू, एक लालासर, एक मुकाम है। तो अब बात करेंगे गुरु जाम्बो जी के 3 पीठ बीकानेर के अंतर्गत है। जांगलू पीठ बीकानेर के अंतर्गत है, लालासर पीठ बीकानेर के अंतर्गत है, मुकाम पीठ भी कहाँ पे है? बीकानेर के अंतर्गत है। और लालासर के अंतर्गत हम बात करेंगे गुरु जाम्बो जी ने उपदेश दिए थे और इन्होंने शरीर त्यागा था। लालासर साथरी के अंतर्गत है। मुकाम में गुरु जाम्बो जी की बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। और यह कौन से NH के ऊपर है दोस्तों? यह NH 89 के ऊपर स्थित है। और यहाँ पे जो मेला लगता है वो आसोज और फाल्गुन की अमावस्या को लगता है। गुरु जाम्बो जी जिनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं, जिनको विष्णु का अवतार भी कहते हैं, जिनको इनकी माता हंसा माता जी भगवान कृष्ण का अवतार मानती थी, जिनको
बचपन में कम बोलने के कारण गूंगा या गहला भी कहा जाता है। जिनके बचपन का नाम क्या था? धनराज जी था। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी गुरु जम्बेश्वर जी के द्वारा दिया गया कथन भी आ जाता है। पर्यावरण संरक्षण में बहुत ही इनकी महत्ता भूमिका थी, जिससे प्रेरित होकर के कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने भी गो हत्या पर दोस्तों रोक लगा दी थी है। और राजस्थान के एक संत और आ जाते हैं जो इसके नीचे लिखे हुए हैं, कतरिया सर। कतरिया सर दोस्तों बीकानेर के अंतर्गत है। कतरिया सर दोस्तों पड़ता है बीकानेर के अंतर्गत, और कतरिया सर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे पीठ जो किसकी है, तो कतरिया सर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पीठ जो है, कतरिया सर के अंतर्गत पीठ है जसनाथी संप्रदाय की। जसनाथ जी की जो प्रमुख पीठ है दोस्तों वो कहाँ पे है? कतरिया सर बीकानेर के अंतर्गत है। और यहाँ पे जो मेला लगता है आसोज की शुक्ल की सप्तमी को लगता है, तो आसोज शुक्ल सप्तमी को लगता है। दोनों की डिफरेंट जो बातें हैं वो सुन लीजिए, बिश्नोई धर्म की और जसनाथी संप्रदाय की है। देखिए दोस्तों, गुरु जम्बेश्वर की आपने विशेषता पीछे पढ़ी थी है। गुरु जम्बेश्वर ने आप पढ़ोगे जो नियम दिए थे वो कितने दिए थे? 29 नियम दिए थे। और जसनाथ जी ने दोस्तों कुल कितने नियम दिए थे? 36 नियम दिए थे हैं। तो जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी 36 नियम मानते हैं, बिश्नोई धर्म के अनुयायी 29 नियम मानते हैं। गुरु जाम्बो जी ने बिश्नोई पंथ की स्थापना है वो कहाँ पे की थी? समराथल के धोंक दौरा बीकानेर में स्थापना की थी है, बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। जबकि जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना दोस्तों वो कहाँ पे की थी? चूरू के अंतर्गत की थी है, चूरू के अंतर्गत की थी है। और इनके अनुयायी 36 नियम मानते हैं, इनके अनुयायी 29 रूल मानते हैं। बाकी इनके बारे में डिटेल बातें जैसे इनकी पीठ है कहाँ कहाँ पे हैं, अन्य जो इनके शाखाएं हैं, इनके जो शिष्य हैं, जो अन्य जो इनकी खूबियां हैं, वो आप संत संप्रदाय टॉपिक में कभी पढ़ोगे या भी आपने कभी पढ़ा भी होगा, हर एक टीचर के बारे के माध्यम से हैं। और एक प्रश्न है 10th क्लास की बुक के अंतर्गत है दोस्तों कि गुरु जाम्बो जी और जसनाथ जी दोनों की मुलाकात बीकानेर में हुई थी। जाम्बो जी और जसनाथ जी दोनों की भेंट कब हुई थी बीकानेर में? 1500 ईस्वी को हुई थी। तो 1500 ईस्वी को जाम्बो जी और जसनाथ जी का मिलन हुआ था दोस्तों, बीकानेर के अंतर्गत है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके पश्चात है कोलायत के अंतर्गत है। सुनिए, कोलायत में है। देखिए दोस्तों, कोलायत में सांख्य दर्शन के प्रणेता है, जो संख्या के आधार पर दर्शन दिया जाता है, उसके प्रणेता कौन से हैं? कपिल मुनि हैं। तो कपिल मुनि की जो तपोभूमि है दोस्तों वो कोलायत झील बीकानेर के पास में बनी हुई है। और यहाँ पे इनका मेला लगता है, वो कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो कपिल मुनि का आश्रम भी कोलायत बीकानेर में है, यहाँ मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और जसनाथ जी का मेला आसोज के शुक्ल की सप्तमी को लगता है। मुक्तिधाम मुकाम का मेला आसोज और फाल्गुन की अमावस्या को दोस्तों भरता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट दोस्तों हैं, आगे बात करते हैं करणी माता का मेला दोस्तों नवरात्र में भरता है। चैत्र और आसोज में करणी माता का मेला लगता है, नवरात्रि के अंतर्गत लगता है। बीकानेर के अंतर्गत दोस्तों आरटीडीसी जो एक उत्सव लगाता है, ऊंट महोत्सव, तो बीकानेर के अंतर्गत जो उत्सव लगता है वो कौन सा उत्सव है दोस्तों? ऊंट महोत्सव है। ऊंट महोत्सव कब आयोजित होता है? जनवरी के महीने में आयोजित होता है। और ढोला मारू ये पर्यटन विभाग का दोस्तों एक होटल है, ढोला और मारू। तो ढोला मारू जो होटल है वो भी कहाँ पे है? बीकानेर के अंतर्गत आ जाता है। तो आरटीडीसी का एक होटल आ जाता है, कौन सा है? जिसका नाम है दोस्तों ढोला मारू है, ये बीकानेर के अंतर्गत है। बीकानेर के जो राजवंश है दोस्तों, बीकानेर के राजाओं के साथियों जो कुल देवता है वो कौन से हैं? लक्ष्मी नारायण जी, जिनके मंदिर का निर्माण लूणकर्ण ने करवाया था। जबकि बीकानेर के राजाओं की जो कुल देवी है, आप बीकानेर नहीं कह सकते दोस्तों, चाहे जोधपुर के राठौड़ हैं चाहे बीकानेर के राठौड़ हैं, राठौड़ों की जो कुल देवी है वो नागणेची माता है।
नागणेची माता है, लेकिन जोधपुर के राठौड़ों की जो इष्ट देवी वो चामुंडा माता है, और बीकानेर के जो राठौड़ है इनकी जो इष्ट देवी आप पढ़ोगे दोस्तों तो वो कौन सी है, करणी माता है। तो बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी वो कौन सी, करणी माता। लेकिन चारण जाति की कुल देवी दोस्तों कौन सी है, तो वो भी कौन सी है, करणी माता है। और इसके अतिरिक्त है इष्ट देवता कौन सी, यहाँ की भैरून जी है। तो बीकानेर राजाओं के कुल देवता लक्ष्मी नारायण जी, और कुल इष्ट देवता कौन से, भैरून जी। बीकानेर के राजाओं की इष्ट देवी कौन सी, करणी माता। लेकिन राठौड़ों की कुल देवी कौन सी दोस्तों, तो वो नागणेची माता आ जाती है। ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी दोस्तों अच्छे से याद कर सकते हो। बाकी इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम में, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जीके विद राकेश जांगीड़, जिसका लिंक भी मैं अक्सर डालता रहता हूं डिस्क्रिप्शन में, उसके माध्यम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी जेपीजी फाइल की फोटोज वगैरह भी मिल जाएगी इसमें है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों अगला आ जाता है यहाँ का अनूप महल है। अनूप महल है, अनूप महल है। देखिए दोस्तों, अनूप महल की मैं बात करूं, बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है दोस्तों, इस जूनागढ़ दुर्ग के अंतर्गत है एक महल आ जाता है अनूप महल। तो प्रश्न क्या बनेगा, बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक कहाँ पे होता था, तो अनूप महल में। और बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक है वो कौन करते थे, तो गोदारा जाट करते थे। तो गोदारा जाटों के द्वारा बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक दोस्तों किया जाता था। तो बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक है वो गोदारा जाटों के द्वारा किया जाता था, लेकिन कहाँ पे होता था दोस्तों, तो यह अनूप महल के अंतर्गत किया जाता था। अनूप महल में इनका राज तिलक होता था। अगली बात है कि बीकानेर के जब राजा हैं और उनकी मृत्यु के बाद राजाओं के जो अंतिम संस्कार किया जाता था जहाँ पे उनकी छत्रियाँ बनी हुई है, तो बीकानेर के राजाओं का निजी शमशान घाट किसे कहा जाता है, देवी कुंड को कहा जाता है। यहाँ पे बीकानेर के राजाओं की दोस्तों छत्रियाँ भी बनी हुई है। तो देवी कुंड बीकानेर के राजाओं का निजी शमशान घाट भी कहलाता है। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग दोस्तों, वो है जूनागढ़ दुर्ग है। इसे जमीन का जेवर और राती घाटी का किला भी कहा जाता है। और राजस्थान की पहली जो लिफ्ट लगाई गई थी वो कहाँ लगाई गई थी दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग के अंतर्गत लगाई गई थी है। सुनिए, जूनागढ़ की मैं विशेषता आपको बताऊं दोस्तों, तो जूनागढ़ को कहते हैं राती घाटी का किला, जमीन का जेवर भी कहा जाता है। जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण दोस्तों वो राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों राय सिंह ने करवाया था। यह दुर्ग 1589 से लेकर के 1594 की अवधि के दौरान दोस्तों ये दुर्ग बना था है। और इस दुर्ग का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था, तो करमचंद है। राय सिंह के सेनापति का नाम आ जाता है करमचंद है। तो करमचंद की देखरेख में इसका निर्माण हुआ था। जब राय सिंह दक्षिण अभियान पे था तो इसने रुक का एक पत्थर भेज करके करमचंद को दुर्ग बनाने का ऑर्डर या आदेश दिया था और ये दुर्ग बना था दोस्तों। अब बात करते हैं जो दुर्ग है ना वो कौन सी शैली में बना हुआ है, तो दोस्तों यह जो दुर्ग है वो अर्ध मुगल शैली में बना हुआ है। तो राजस्थान का पूर्णतया मुगल शैली में जो बना दुर्ग है दोस्तों वो तो कौन सा है, वो तो है मैगजीन दुर्ग अजमेर का। लेकिन राजस्थान का अर्ध मुगल शैली में बना दुर्ग कौन सा है दोस्तों, तो वो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का आ जाता है जो कि अर्ध मुगल शैली में बना हुआ है। और बात अगली, ये जो दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों, तो ये आ जाता है पारीख। पारीख किसे कहते हैं कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाइयां हो, पारीख है बोले खाइयां, जिस दुर्ग के चारों ओर खाइयां हैं वो किस में आता है, पारीख में आता है। लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर का है वो भी पारीख की श्रेणी में है। जूनागढ़ दुर्ग भी दोस्तों वो पारीख की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। और इस दुर्ग का मुख्य जो इस दुर्ग का दोस्तों इस दुर्ग का जो पहला एंट्री गेट है, इस दुर्ग का पहला जो प्रवेश द्वार है वो तो कौन सा है, कर्णपोल है। इस दुर्ग का पहला प्रवेश द्वार है, ये एंट्री होती है सबसे पहले यहाँ से। लेकिन इसके
को क्रॉस करने के बाद दुर्ग का मेन जो प्रवेश द्वार है, दुर्ग का मुख्य जो प्रवेश द्वार है दोस्तों, उसका नाम पढ़ेंगे सूरजपोल है। तो दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? सूरजपोल है। सूरजपोल के ऊपर है दो प्रतिमा स्थापित की गई थी, जैमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की हाथियों पर सवार प्रतिमा दोस्तों इनकी स्थापित की गई थी। और ये प्रतिमा दोस्तों राय सिंह ने स्थापित की थी, क्योंकि चित्तौड़ का जब तीसरा साका हुआ था तो अकबर है जैमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ था, और आगरा के दुर्ग के ऊपर है दरवाजे पे जैमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की प्रतिमा उसने लगवाई थी। सेम उसके देखा देखी करते हुए राय सिंह ने भी सूरजपोल दरवाजे के ऊपर है जैमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की प्रतिमा स्थापित कर दी थी। लेकिन कहा जाता है कि बाद में औरंगजेब ने ये प्रतिमा यहाँ से हटवा दी थी है, तो ये प्रतिमा यहाँ से हटा दी गई थी दोस्तों हैं। तो ये प्रतिमा कब से कब तक रही थी वो सुन लीजिए दोस्तों। ये जो प्रतिमा है दोनों 1590 से लेकर के 1690 तक ये प्रतिमा रही थी, और औरंगजेब ने दोस्तों ये प्रतिमा हटवा दी थी है। आगे बात करते हैं इस जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़ दुर्ग को लेकर के कहावत है वो किसने कही थी? पंडित दीनानाथ शर्मा ने कही थी। पंडित दीनानाथ जी शर्मा, पंडित दीनानाथ जी शर्मा कहते हैं कि दुर्ग की दीवारें इतनी अद्भुत बनी हुई है कि इस दुर्ग की जो दीवारें हैं वो बोलती भी हैं, दीवारें बोलती भी हैं। अक्सर हमने सुनते हैं कि दीवारों के भी कान होता है, लेकिन कहते हैं कि इस दुर्ग की दीवारें इतनी अच्छी है, अद्भुत है कि ये खुद बोलती भी है। यह बात किसने कही थी? दीनानाथ शर्मा ने कही थी। और राजस्थान के अंतर्गत दो ही दुर्गों में लिफ्ट चल रही है, लेकिन सबसे पहली जो लिफ्ट है वो कहाँ लगाई गई थी? जूनागढ़ में। और राजस्थान की दूसरी जो लिफ्ट का प्रयोग साथियों वो कहाँ किया गया है? मेहरानगढ़ दुर्ग में किया गया है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग दूसरा ऐसा दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। तो ये थी साथियों जूनागढ़ दुर्ग की खूबियां हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे आ जाता है लालगढ़ महल भी है। लालगढ़ महल, इस महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, अपने पिता लाल सिंह की याद में करवाया था। तो यहाँ का लालगढ़ महल है जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिताजी की याद में इस महल का निर्माण भी करवाया है। और इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, सुनिए दोस्तों, इसके अतिरिक्त आप पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो बीकानेर की नेक्स्ट हवेलियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ना तो आप सुनिए बीकानेर की हवेलियां कौन कौन सी दोस्तों चर्चित है। तो बीकानेर की हवेलियों के अंतर्गत आप देखोगे तो बीकानेर में साथियों रामपुरिया हवेली है, बच्छावतों की हवेली, मोहता की हवेली, कोठारी की हवेली, डागा की हवेली। तो बीकानेर, ये हमने मंदिर पहले पीछे पढ़ ही लिया है। तो बीकानेर में कुछ चर्चित हवेलियां ये आ जाती है साथियों। अब है राजस्थान में बीकानेर जिले के प्रमुख कौन कौन सी कला हस्तकला यहाँ की चर्चित है, कौन कौन से यहाँ पे संस्थान यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें उस्ता कला को लेकर के हैं। उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं, जो डिजाइन बनाए जाते हैं, उस डिजाइन की कला को क्या बोलते हैं? उस्ता कला कहते हैं साथियों। इसे मुनलावती कला भी कहते हैं, जो कि लाहौर से बीकानेर आई थी। और राजा था अनूप सिंह। अनूप सिंह के समय इस कला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। और इस कला का एक प्रसिद्ध कलाकार जिसको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया साथियों, तो वो कौन से हैं? हिसामुद्दीन उस्ता है। और इसी कला का वर्तमान में कलाकार कौन है? मोहम्मद हनीफ उस्ता है। इन्होंने ऊंट की खाल के ऊपर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्र भी बनाया है। उस्ता कला का एक कलाकार अन्य भी है जिसका नाम है इलाही बख्श है। इलाही बख्श ने ऊंट की खाल के ऊपर है जो चित्र बनाया साथियों, तो वो किसका बनाया है? महाराजा गंगा सिंह का बनाया है। तो ऊंट की खाल पर किया जाने वाला चित्रांकन है जिसको उस्ता कला कहते हैं। यह कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। अब दूसरी जो दोस्तों जो कला आ जाती है ना, उस कला का नाम है मथेरना कला है। मथेरना कला, मथेरना कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। लेकिन विशेष तौर पे यह
कौन से धर्म विशेष से है? यह जैन धर्म की कला है। इसमें क्या होते हैं, जो भी कोई मंदिर होते हैं तो मंदिर की दीवारों पर जो देवी देवताओं के जो धार्मिक चित्र बनते हैं, मंदिर की दीवारों पर जो देवी देवताओं के धार्मिक जो चित्र बनते हैं, उन कला को क्या बोलते हैं? मथेरना कला कहते हैं। बीकानेर के प्रसिद्ध है। चंदूलाल और मुन्नालाल गोयल इसके प्रसिद्ध कलाकार आ जाते हैं। अगली बात करते हैं बाखला। तो बाखला कला साथियों कैसी है? अब सुनिए, बाखला कला के बारे में है। ऊंट की जो बाल होते हैं, ऊंट के जो बाल होते हैं, ऊंट के जो बाल हैं, उनके बाल और सूत को मिला करके जो एक रजाई या जो एक वस्त्र बनता है, जो कि सर्दियों में काम लिया जाता है, उस रजाई या वस्त्र को क्या बोल देते हैं? बाखला भी बोल देते हैं। और अब बात करते हैं ऊंट का जो चमड़ा है, उस चमड़े से एक ऐसा थैली या पात्र बनाया जाता है जिसमें जल को रखा जाता है, उस जल को क्या बोल देते हैं? कोपी कहते हैं। तो ऊंट के चमड़े की या ऊंट की खाल से बना हुआ एक ऐसा पात्र जो क्या काम करता है? जल को ठंडा रखता है, उसे क्या बोलते हैं? कोपी कहते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कुछ पोट्री कला है। लाख की पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर की प्रसिद्ध है। सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। तो लाख की पोट्री जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। सुनहरी रंगों का प्रयोग है, बर्तनों के ऊपर किया जाता है, वो भी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाती है सुराहियाँ आ जाती है। वो सुनिए सुराहियाँ क्या है। तो अब बात करते हैं सुराही की बात करते हैं दोस्तों। तो एक ऐसा हम बात करेंगे, घड़ा होता है, एक घड़ा है दोस्तों, जिस घड़े का पेट तो छोटा होता है, लेकिन इस घड़े की जो गर्दन लंबी भी होती है और क्या होती है? पतली भी होती है। इस घड़े की गर्दन लंबी भी है और क्या होती है? पतली भी होती है। इसको क्या बोल देते हैं? इसको सुराहियाँ कहते हैं दोस्तों। सुराहियाँ राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सुराहियाँ राजस्थान में रामसर गांव जो कहाँ पड़ता है? बीकानेर, यहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है। और इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था कोपी क्या है? क्या होती है कि ऊंट का जो चमड़ा है, उस चमड़े से एक पात्र बनता है जो पानी को क्या करता है? ठंडा रखता है, उसे क्या बोल देते हैं? कोपी कहते हैं। एक आपने पढ़ा था बाखला क्या बोलते हैं? एक ऊंट के बाल से बनी हुई एक रजाई जो सर्दी में काम आ जाती है, उसे क्या बोल देते हैं दोस्तों? उसे बाखला भी कह देते हैं। तो ये थे, आपने पढ़ा है सुराहियाँ, लाख की पोट्री, कोपी, बाखला, मथेरना, उस्ता, हवेलियाँ। ये कहाँ की हमने चर्चित पढ़ी हैं दोस्तों? ये बीकानेर के चर्चित है। अब बात करते हैं बीकानेर की दोस्तों चित्रकला के लेकर के हैं कि बीकानेर की चित्रकला को लेकर के क्या क्या खूबियाँ आ जाती है। तो सुनिए, बीकानेर की चित्रकला को लेकर के दोस्तों देखिएगा, चित्रशैली। तो सबसे पहले चित्रों के नीचे अपना नाम लिखना शुरू किया था, और राजस्थान की कौन सी शैली के अंतर्गत हुआ था? कौन सी चित्र शैली में? तो वो कौन सी है? बीकानेर शैली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की यह एकमात्र ऐसी शैली है जहाँ पे चित्रकारों ने सबसे पहले चित्रों के नीचे अपना नाम लिखना शुरू किया था। और बीकानेर चित्र शैली के चित्रकार साथियों अपना नाम क्या लिखते थे? उस्ताद लिखते थे। अब बात करते हैं दूसरी जो कला है, वो कौन सी है? रम्मत या पाटा है। रम्मत या दोस्तों पाटा कला क्या है? सुनिए, रम्मत या फिर पाटा कला क्या है, इसके बारे में आप सुनेंगे। रम्मत या पाटा को लेकर के है। यह लोक नाटक बीकानेर का प्रसिद्ध है। इसमें साथियों क्या होता है कि एक लकड़ी के बड़े बड़े पार्ट होते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े स्टेज होते हैं, पार्ट होते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े पार्ट होते हैं। इन पार्ट के ऊपर है कलाकार क्या करते हैं? अपनी कला दिखाते हैं। लकड़ी के जो पार्ट होते हैं,
इनके ऊपर कलाकार क्या करते हैं, अपनी कला दिखाते हैं। कोई धार्मिक है, ऐतिहासिक प्रसंग दिखाते हैं। बाबू जी का, रामदेव जी की कथा गाते हैं, अमर सिंह राठौड़ की कथा गाते हैं। वो कथा गाते हैं, लकड़ी के इन पाठ के ऊपर गाते हैं। और इसके लिए बीकानेर का एक चौक प्रसिद्ध है। उस चौक का नाम क्या है, आचार्यों का चौक प्रसिद्ध है। तो रम्मत राजस्थान में जन्मी बीकानेर में थी, लेकिन राजस्थान में रम्मत ने दोस्तों जो प्रसिद्धि पाई थी ना, वो कहाँ पे पाई थी, वो बीकानेर में आकर के पाई थी है। तो रम्मत कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में देगची मार या डोलची मार जो गेर कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, बीकानेर की प्रसिद्ध है, जिसमें क्या देगची मारते हैं। तो देगची मार गेर कहाँ की है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। और राजस्थान में जसनाती संप्रदाय का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो अंगारों पे किया जाता है। उस नृत्य का नाम क्या है, अग्नि नृत्य है। तो अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, बीकानेर का प्रसिद्ध है। बीकानेर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो उस बोली का नाम क्या है, ढटकी बोली बीकानेर में बोली जाती है। आगे देखिएगा दोस्तों, बीकानेर में कौन कौन सा संस्थान विशेष तौर पे आ जाता है। तो बीकानेर के अंतर्गत राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी है। बीकानेर में राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी है दोस्तों। और इस अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1983 में, 1983 में हुई थी। और इस अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा है दोस्तों, तो उसका नाम है जागती ज्योत है। तो बीकानेर की संस्कृत साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वो है जागती ज्योत। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में पार्श्वनाथ जी का और काले भैरव जी का मंदिर है, जिसको भी क्या बोल देते हैं, उसको भी जागती ज्योत कहा जाता है। तो उसको भी क्या बोलते हैं दोस्तों, जागती ज्योत कह देते हैं। इसके अतिरिक्त है यहाँ पे राज्य अभिलेखागार म्यूजियम है। यहाँ पे कई अभिलेख रखे गए हैं, पांडुलिपियाँ इसमें रखी गई है। राज्य अभिलेखागार म्यूजियम है दोस्तों। और इस म्यूजियम की जो स्थापना है 1955 में हुई थी। 1955 में इस म्यूजियम की स्थापना की गई थी है। बीकानेर में एक कुआं है, उस दोस्तों उस कुएं का नाम क्या है, रामसर कुआं है। वो कहाँ पे है, बीकानेर के अंतर्गत है। बीकानेर में कौन कौन से तालाब हैं दोस्तों, देखिएगा बीकानेर के अंतर्गत है कौन कौन से तालाब हैं। तो इसमें अलख सागर तालाब, गजनेर झील है। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं। गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। और यहाँ पे है कोलायत झील है, जिसके किनारे कुल कितने घाट हैं, 52 घाट हैं। और इसमें कपिल मुनि का आश्रम भी आ जाता है। इसी झील में दीपदान की परंपरा प्रसिद्ध है। और इसी कोलायत का जो मेला दोस्तों वो कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को भी लगता है। करणी माता का गोद लिया बेटा था जिसका नाम लखन जी था, वो इसी कोलायत झील में स्नान करते समय डूब गए थे। इसी कोलायत झील को मारवाड़ का सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है। और हम बात करते हैं कि नहर यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे एक नहर है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान के हम पढ़ेंगे, इसे कई जिलों से आ जाती है। ये राजस्थान के तकरीबन दोस्तों 9-10 जिलों को ये लाभान्वित करती है। लेकिन इंदिरा गांधी नहर का सर्वाधिक जो कमांड एरिया है दोस्तों, वो बीकानेर जिले और जैसलमेर जिले के अंतर्गत है। लेकिन इंदिरा गांधी जो नहर है, इसकी एक लिफ्ट नहर है जिसका नाम क्या है, कंवरसेन लिफ्ट नहर है, जो कि IGNP की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इंदिरा गांधी की सबसे लंबी जो लिफ्ट नहर है वो कौन सी है, कंवरसेन लिफ्ट नहर है। इस कंवरसेन लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बीकानेर की से दोस्तों जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो ये है बीकानेर की लिफ्ट नहर, IGNP की लिफ्ट नहर है, जो बीकानेर को सर्वाधिक लाभान्वित दोस्तों करती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए दोस्तों, बीकानेर जिले के कौन कौन से साहित्यकार हैं दोस्तों। तो बीकानेर जिले के अंतर्गत आ जाते हैं साहित्यकारों में। तो सुनिए दोस्तों, एक नाम आ जाता है यहाँ पे, बिट्ठू सुज्जा का नाम है, बिट्ठू सुज्जा, जिसने लिखी थी राव जेत सिरो छंद लिखा था। इसने बिट्ठू सुज्जा ने राव जेत सिरो छंद लिखा था, राव जेत सिरो छंद। और राव जेत सिरो छंद है दोस्तों,
इसमें कुल कितने छंद लिखे गए हैं? 401 छंद दोस्तों इसमें लिखे गए हैं। वो बिट्ठू सुजा ने लिखा है, राव जेत सिरो छंद का है। और बिट्ठू सुजा ने ही लूणकरण को कलयुग का करण भी नाम दिया था, जो आपने पीछे दोस्तों पढ़ के आए हो। अब बात करते हैं इसके अतिरिक्त है, हम बात करते हैं अन्य जो और खूबियां हैं वो क्या क्या है, देखिएगा। यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों तो यादवेंद्र शर्मा का नाम आएगा। एक साहित्यकार का नाम आता है यादवेंद्र शर्मा। इन्होंने लिखा था हुण गोरी किण पावरी। हुण गोरी किण पावरी है वो साहित्य इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और इसके अतिरिक्त बीकानेर के हैं श्रीलाल नथमल जोशी, जिन्होंने एक बिंदनी दो बींद भी लिखा है। एक बींदनी दो बींद है, एक बिंदनी दो बींद भी इनके द्वारा दोस्तों लिखा गया है। श्रीलाल नथमल जोशी के द्वारा एक बिंदनी दो बींद लिखा गया है। आब्बे पटकी भी है, आब्बे पटकी भी इन्होंने लिखा था, आब्बे पटकी। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था आब्बे पटकी, और इन्होंने लिखा था एक बिंदनी दो बींद लिखा था। यादवेंद्र शर्मा ने लिखा था हुण गोरी किण पावरी। विधवा जीवन के ऊपर इनका उपन्यास लिखा गया है। बिट्टू सुजा ने राव जेत सिरो छंद लिखा था, जिसमें कुल 401 छंद आ जाते हैं। मूलतः इटली के थे और बीकानेर में दोस्तों ये आए थे, जिनका नाम था LP टेसीटोरी। तो LP टेसीटोरी की जो छतरी है दोस्तों बीकानेर में बनी हुई है, बीकानेर में इनकी मृत्यु हुई थी, LP टेसीटोरी की है। और इसके अतिरिक्त नाम आएगा पृथ्वीराज राठौड़, जिनको पित्थल भी कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़, ये सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज राठौड़ साहित्य लिखते थे तो अपना साहित्यिक नाम दोस्तों ये क्या लिखते थे? यह पित्थल लिखते थे। इन्होंने गागरोन का जो दुर्ग था, इन्होंने गागरोन के दुर्ग में बैठकर, इनको गागरोन के दुर्ग की जो जागीर है वो अकबर ने दी थी। इन्होंने गागरोन के दुर्ग में बैठकर के एक ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था वेली किशन रुक्मणीरी। वेली किशन रुक्मणीरी को कवि दुर्सा आडा ने हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। उस वेली किशन रुक्मणीरी की रचना किसने की थी दोस्तों? पृथ्वीराज राठौड़ ने ही की थी है। और इसके अतिरिक्त एक नाम आता है आनंद राम है। तो आनंद राम ने सबसे पहले गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था। वो किसने किया था? आनंद राम ने। याद कैसे करोगे? गीत है वो हमको आनंद देते हैं, सॉन्ग हमको आनंद देते हैं। तो गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया? आनंद राम ने किया था है। अब इसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि बीकानेर के अन्य जो और व्यक्तित्व है वो कौन कौन से हैं, देखिएगा। अमरचंद जी बांठिया का नाम आता है। अमरचंद जी बांठिया दोस्तों ये बीकानेर के थे, ग्वालियर MP गए थे, वहाँ पे इन्होंने व्यवसाय किया था। इनको नगरी सेठ भी कहा जाता है। और 1857 के संग्राम में इन्होंने तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, इनको धन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई थी है। और अंग्रेजों के द्वारा इनको फांसी दी गई थी 22 जून 1857 को इनको फांसी दी गई थी ग्वालियर में। और राजस्थान का ये प्रथम क्रांतिकारी था जो सबसे पहले शहीद हुआ था। इसीलिए अमरचंद जी बांठिया को राजस्थान का मंगल पांडे भी दोस्तों कहा जाता है। दूसरी जो बात करते हैं वो है मग्घाराम जी वेद है। मग्घाराम जी वेद, इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों। और बीकानेर जो प्रजामंडल है यह 1936 में स्थापित हुआ था। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया गया था कि ऐसा उसने क्या पूछा एग्जाम में कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कब हुई? 1936 में हुई थी। और किसने की थी? मग्घाराम जी वेद ने की थी है। पीछे आपने पढ़ ही लिया है। इसामुद्दीन जी जो उस्ता है, उनको उस्ता कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। ये भी कहाँ के है? दुलमेरा गांव, लूणकरसर तहसील,
बीकानेर के रहने वाले थे, इसामुद्दीन साहब है। पुगल की है मारू, अक्सर हम पढ़ते हैं ढोला और मारू कि ढोला तो कहाँ का राजा था, गागरोन का राजकुमार था, और मारू कहाँ की थी, बीकानेर की थी। जब मारू 1.5 साल की थी तो उसकी शादी 3 साल के ढोला के साथ पुष्कर अजमेर में हुई थी। तो मारू वो थी कहाँ की दोस्तों, पुगल बीकानेर की थी। इसीलिए आरटीडीसी का ढोला और मारू का जो होटल है वो कहाँ बना हुआ है दोस्तों, बीकानेर के अंतर्गत है बना हुआ है। अब बात करते हैं अन्य जो शख्सियत है बीकानेर की, वो सुनिए दोस्तों। हम बात करें नेक्स्ट श्री बिमला जी कौशिक की है। बिमला जी कौशिक को जल संरक्षण के कारण है पानी वाली बहन जी कहते हैं। तो पानी वाली जो बहन जी है वो किसे कहा जाता है, श्री बिमला जी कौशिक को कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अल्लाह जिला बाई। अल्लाह जिला बाई इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। इनको राजस्थान की मरु कोकिला, अल्लाह जिला बाई को राजस्थान की कहते हैं मरु कोकिला कहा जाता है। क्या खूबी है दोस्तों। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम पधारो मारे देश, और इस गीत को सबसे पहले विदेशों में किसने गाया, इस गीत को सबसे पहले विदेशों में किसने गाया था, अल्लाह जिला बाई ने गाया था। इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। इनका भी देहांत हो चुका है। इनको मरु कोकिला भी दोस्तों कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले यह गीत विदेशों में गाया था। आपसे पूछे केसरिया बालम गीत सबसे पहले किसने गाया, तो सबसे पहले पूछा जाएगा तो उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। लेकिन विदेशों में किसने गाया, तो अल्लाह जिला बाई ने गाया था। अब बात करते हैं सांसद हैं एमएलए हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं। और राज्यवर्धन सिंह जो राठौड़ साहब हैं, विशेष बात क्या है इनकी कि एथेंस ओलंपिक में इनको रजत पदक मिला था। तो एथेंस ओलंपिक में इनको रजत पदक भी मिल चुका है, निशानेबाजी के अंतर्गत दोस्तों हैं। और कितनी मीटर के अंतर्गत मिला है तो वह आप कमेंट में उत्तर बता दीजिएगा। मेरे इसमें पूरा याद है नहीं कि कितने मीटर के अंतर्गत इनको ये पुरस्कार दिया गया था। हम फिर बात कर रहा हूं मैं अर्जुन रामजी मेघवाल, जिनको लगातार 3 बार उत्तम या बेस्ट सांसद रत्न पुरस्कार से पुरस्कार दिया गया। तो वो है यहाँ के सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं अर्जुन राम जी मेघवाल। इनका संबंध भी दोस्तों कहाँ से पड़ता है, बीकानेर से आ जाता है। और इसके बाद हम बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों बीकानेर की अन्य तथ्यों में है, सुनिएगा। अब बात आती है बीछवाल की दोस्तों। बीछवाल की बात करें, बीछवाल पड़ता है बीकानेर में। खजूर का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों, बीछवाल बीकानेर में है। बेर का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, बीछवाल बीकानेर में है। राजस्थान का चौथा जैविक उद्यान भी कहाँ पे है, बीछवाल बीकानेर में है। और रेड क्लिफ के ऊपर जो 4 जिले हैं श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उन 4 जिलों में सड़क बनाने की एक योजना चलाई गई है। वो कौन सी, चेतक परियोजना। और चेतक परियोजना का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पे, बीछवाल बीकानेर में। वापस सुनिए, खजूर का अनुसंधान संस्थान बीछवाल में, बेर का रिसर्च सेंटर बीछवाल में। राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा, नाहरगढ़। दूसरा कौन सा, सज्जनगढ़। तीसरा कौन सा, मात्स्य सफारी जोधपुर। चौथा बायोलॉजिकल पार्क कौन सा दोस्तों, तो बीछवाल आ जाता है। चेतक परियोजना का मुख्यालय भी कहाँ पे दोस्तों, तो बीछवाल बीकानेर के अंतर्गत है ये। अब इसके पश्चात आगे सुनिएगा नेक्स्ट, जोहड़बीड़ भी कहाँ पड़ता है दोस्तों, बीकानेर में है। ऊंट का एवं घोड़ों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। और ऊंटनी के दूध की जो डेयरी है दोस्तों वो भी कहाँ पे है, जोहड़बीड़ बीकानेर में आ जाती है। बीकानेर के एक अन्य चर्चित जो तहसील दोस्तों मैं ले रहा हूँ वो कौन सी है, लूणकरणसर है। लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। क्यों कहते हैं, मूंगफली उत्पादन के कारण है। तो लूणकरणसर की जो मूंगफली है काफ़ी चर्चित मानी जाती है, अपनी क्वालिटी को लेकर के है, इसीलिए इसे राजस्थान का राजकोट भी दोस्तों कहा जाता है। और देश की सबसे बड़ी जैतून
का तेल जिसको बोलते हैं ओलिव ऑयल, देश की सबसे बड़ी जैतून की ओलिव ऑयल की जो रिफाइनरी है वो भी कहाँ स्थापित की गई है? लूणकरण सर बीकानेर में। और राजस्थान में पानी के जो इंजन हैं वो भी कहाँ के प्रसिद्ध है? लूणकरण सर बीकानेर के प्रसिद्ध माने जाते हैं दोस्तों। अब आगे सुनिए जामसर है कि इसकी खूबी क्या है कि जिप्सम की सबसे बड़ी खान, जिप्सम की सबसे जो बड़ी खान है दोस्तों वो कहाँ पे है? जामसर बीकानेर में है। तो जिप्सम की यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी खान है जामसर बीकानेर में। लेकिन जिप्सम सर्वाधिक प्राप्त कहाँ से होता है? गोंठ मांगलोद नागौर से प्राप्त होता है। पलाना, पलाना दोस्तों पड़ता है बीकानेर में। विश्व का सबसे उत्तम क्वालिटी का लिग्नाइट कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो पलाना बीकानेर से प्राप्त होता है। विश्व का सर्वोच्च क्वालिटी का जो कोयला है वो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो यह है पलाना बीकानेर से प्राप्त होता है। और एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो कहाँ पे? बीकानेर के अंतर्गत है। सिरेमिक जो पार्क है वो कहाँ पे दोस्तों? बीकानेर में है। एक एलडीसी भर्ती में पूछा गया था पुनम प्रथम क्या है दोस्तों? ये तेल कुआं है जो कि बीकानेर और नागौर बेसिन में खोजा गया था। बीकानेर और नागौर बेसिन में एक तेल का कुआं खोजा गया है। उस कुएं को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? उसे पूनम फर्स्ट नाम दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नाल। नाल एक भूमिगत हवाई अड्डा है, एयरफोर्स का भूमिगत हवाई अड्डा है। वो कहाँ पे है? नाल बीकानेर में है। ऊन की जो बरडी जो शॉल टाइप होती है सर्दी में इसको यूज करते हैं। ऊनी बरडी, पट्टू, लोई वो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? ये नापासर की प्रसिद्ध मानी जाती है। तो नापासर की ये कुछ चर्चित है। और सुराही आपने पीछे पढ़ी ली है, रामसर बीकानेर की चर्चित मानी जाती है। अब आगे सुनिए दोस्तों, लुम्बासर है। लुम्बासर की क्या खूबी है? लुम्बासर बीकानेर का एक गांव है जिसे राज्य का सोलर गांव घोषित किया गया है। तो राजस्थान का सोलर गांव कौन सा है दोस्तों? लुम्बासर बीकानेर है। लेकिन राजस्थान का एक राजस्थानी अपितु देश की पहली सौर ऊर्जा की जो परियोजना है वो मथानिया जोधपुर में चली थी। लेकिन सोलर जो गांव है वो लुम्बासर बीकानेर आ जाता है। और आगे सुनिए नेक्स्ट है, राजस्थान के अंतर्गत बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं दोस्तों जिसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं जहां पे कोई नदी नहीं बहती है। एससी जिसको बोलते हैं अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पे राजस्थान में एससी अनुसूचित जाति परसेंटेज में सर्वाधिक कहाँ पे है? बीकानेर संभाग में है। लेकिन राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जिसको बोलते हैं शेड्यूल ऑफ ट्राइब्स जनजातियां सबसे कम हैं तो कहाँ पे? बीकानेर में। तो बीकानेर में दोस्तों एससी तो यहाँ पे क्या है? ज़्यादा। और बीकानेर में दोस्तों संभाग में एसटी तो क्या यहाँ पे? कम है। एसटी कम, एससी यहाँ पे ज़्यादा है प्रतिशत की दृष्टि से है। और एकीकरण के चौथे चरण में जो शिक्षा का विभाग था दोस्तों ये कहाँ दिया गया था? बीकानेर को सौंप दिया गया था। तो एकीकरण के चौथे चरण में बहुत सारे महकमे दे दिए गए थे, शिक्षा, न्याय, सहकारिता, कृषि वगैरह वगैरह है। तो शिक्षा विभाग बीकानेर को सौंपा गया था। और रेड क्लिफ रेखा से राज्य का सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर है। तो रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय दोस्तों कौन सा है? बीकानेर है। और बीकानेर रेड क्लिफ के साथ सीमा बनाता है इतनी 168 किलोमीटर की सीमा दोस्तों ये बनाता है। और रेड क्लिफ से सबसे ये दूर जिला मुख्यालय भी आ जाता है। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 कोड में डिवाइड किया था, AW, BW, HW, BSHW, CWG। और उसने हर एक कोड का जिले का प्रतिनिधि बताया था। तो उसने कोपेन ने एक कोड दिया था BWHW और BWHW का इसने जो रिप्रेजेंट करने वाला प्रतिनिधि करने वाला जो शहर बताया है दोस्तों तो वो कौन सा बताया है? बीकानेर बताया है। तो दोस्तों ये थी बीकानेर जिले की दिग्दर्शन की मुख्य भूमिकाएं, राती घाटी की ऐतिहासिक विशेषताएं जो एक नोट्स के माध्यम से जिला दर्शन के माध्यम से संयोजित करके आपको समझाई गई है। हो सकता है इसमें कुछ कमियां भी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको दुरुस्त करने का प्रयास कीजिएगा ताकि नेक्स्ट इसमें आप और अपडेट करके आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा जा सके है।
और अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप सेफ रहिएगा, अपने परिवारजनों के साथ रहिएगा और सरकार की कोविड की गाइडलाइन का बखूबी से पालन करते रहिएगा। और क्योंकि जब तक हम सतर्क हैं तब तक हम इस बीमारी से बचे हुए हैं। तो राजस्थान सतर्क है, आप सतर्क हो, आपका गांव सतर्क है, आपका वार्ड सतर्क है और आप स्वयं सतर्क हो। तो इस बीमारी से बचे रहिएगा। एक बार पुनः आप सभी को बीकानेर जिले की स्थापना के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत है। और एक बात और दोस्तों, इस टॉपिक की जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल GK विद राकेश जांगीड़ से प्राप्त कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद।